ओके, तो एनसीईआरटी की बुक में क्लास 11th जो बायोलॉजी की बुक है उसकी बात कह रहा हूँ। चैप्टर का नाम रहेगा डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। ओके, डाइजेशन की सबसे पहले डेफिनेशन बताई थी आपको इस चैप्टर में जब स्टार्ट किया गया था कि व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन को याद करने का छोटा सा मेथड, 3 शब्द याद कर लेना बेटा, इसको नोट करते जाना, मैं बोलूंगा नहीं नोट करना है, जिसको करना नोट करेगा, जिसको नहीं करना नहीं करेगा, अपनी इच्छा के मालिक हैं आज आप। लेकिन यकीन मानो अगर नोट कर लोगे तो मेक श्योर दैट कि आपके ये चैप्टर 1 शॉट में पूरा करा दूंगा, 60 मिनट में पूरा कंप्लीट। ऐसे नहीं कि कंप्लीट में तो कुछ छोड़ दिया, छोड़ने वाली कहानी है ही नहीं अपने पास, जितना बताऊंगा पूरा बता दूंगा, कोशिश तो ये है। देखिए, तो डाइजेशन का डेफिनेशन था, मैंने कुछ शब्द लिखे थे लास्ट टाइम, आपको याद होगा, आज इसका रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स, इनऑर्गेनिक, बच्चों की इसमें डाउट आता है इनऑर्गेनिक क्यों लिखा सर ने, मैं उसको समझाऊंगा। सॉल्युबल, कॉम्प्लेक्स का उल्टा इनऑर्गेनिक और इनसॉल्युबल सॉल्युबल। डेफिनेशन समझा मैंने, व्हाट इज डाइजेशन, डाइजेशन की प्रोसेस जाने बेटा। डेफिनेशन, डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच complex inorganic insoluble food convert into simple organic and soluble food। यानी कि 3 शब्द ये बोलने हैं, ये कन्वर्ट हो गए इन तीनों में। ये हो गया डाइजेशन का डेफिनेशन। इधर के लिए ना एनसीईआरटी जहां स्टार्ट कर रहा है, पहली हेडिंग डाला पाचन तंत्र। पहली हेडिंग क्या लिख रहा है वो? पाचन तंत्र। तो हम लोग उसी से स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। तो फर्स्ट हेडिंग है अपना पाचन तंत्र। पाचन तंत्र को एनसीईआरटी ने कहा 2 में डिवाइड करने के लिए। पहला है, ये दूसरा लिख दिया मैंने, डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी कि पाचक ग्रंथियां। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ कर दूंगा, आपको भी फायदा हो जाएगा और बाद में जो वीडियो देखेगा उनको भी फायदा हो जाएगा, हिंदी मीडियम वालों को भी। एंड एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री यानी कि आहार नाल। एनसीईआरटी लिख रहा है इसकी लंबाई, किसी आहार नाल की लंबाई लगभग कितनी होती है बेटा? 9 मीटर, 9 मीटर या 30 फुट। कभी कभी फुट में भी पूछ लेता है, कभी मतलब जैसे पूछेगा आपको आंसर पता होना चाहिए। क्लियर ना? ओके, इसमें क्या क्या ऑर्गन इंक्लूड किए गए, आई मीन कंसिस्ट। एलिमेंट्री कैनाल में आप क्या क्या पढ़ेंगे? लिखा है इट, मतलब यह है, कंसिस्ट मतलब रखता है, सम्मिलित। इट कंसिस्ट ऑफ माउथ, ओसोफेगस, मैं हिंदी में लिखूंगा अभी, स्टमक है जी, स्मॉल इंटेस्टाइन और 5 नंबर में लार्ज एंड एनस। एनस को साथ में पढ़ते हैं। और तो माउथ को क्या बोलते हैं बेटा? मुख, ग्रास नली, यस। बड़ा होता है कि छोटा होता है? अमावस, सही है ना? थोड़ा हिंदी में टाइट हो जाता है कभी। बड़ी आंख एवं गुदा, है ना? ओके, पाचन ग्रंथियां में आप पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड मतलब लार ग्रंथियां। ओके ना बेटा, पता है ना, पहले भी पढ़ा चुका हूं। लीवर, पैंक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियास और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। एक एक चीज को समझाऊंगा बाकायदा। पहले हम लोग स्टार्ट यहां से करेंगे, इनको करने के बाद इन सबको पढ़े, कुछ नहीं छोड़ने वाले। इट ओके ना? मैं इसमें एक कहानी सुना देता हूं कि यू नो दैट अबाउट लॉर्ड शिवा।
शंकर जी शिवरात्रि आ रही, उन्होंने पिया पिया था, वो ऐसा गंदे ऐसे विष पिए थे और उनका ये विलुप्त रह गया था, सो कॉल्ड नीलकंठ। हम उनको नीलकंठ भी कहते हैं, हम शंकर भगवान को, शिव जी को। अब शिव शंकर मंत्र मिलता है मुझे। तो एनसीईआरटी लिख रहा है कि नहीं, डॉक्टर रमेश गुप्ता की बुक में लिखा है कि यदि माउथ से लेके एनस तक कोई कट और छाला नहीं है तो जहर, कौन सा जहर, न्यूरोटॉक्सिक, यानी कि काले सांप का जहर पी लोगे तब भी आपको कुछ नहीं होगा। तो सांप के जहर दो प्रकार के, न्यूरोटॉक्सिक, हीमोटॉक्सिक। न्यूरो आपके न्यूरॉन को बर्बाद कर देगा, हीमो आपके ब्लड को बर्बाद कर देगा। सांप जब काटेगा ब्लड में जाता है और ब्लड में होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सब, तो वो सब कैप्चर होने लगती है और फ्रीज हो जाता है ब्लड। अगर ब्लड जम जाएगा तो मौत हो जाएगी। यदि कहीं कट और छाला नहीं है तो अब जो किसी के दांतों में फंस आ रहा है, किसी के कुछ और जहर पी लिया तो वही मर जाएगा। हमको जनरली पता नहीं होता कि यहाँ छाले है कि नहीं, पी गए कि कोई नहीं है तो स्विच ऑफ, मतलब हे राम हे कृष्ण, है ना। अरे तो बस ध्यान रखना कि अगर छाला नहीं है तो जहर का भी कोई काम नहीं। कौन सी जहर? सांप की जहर। अब तुम केमिकल कोई पी जाओ, दुनिया भर के मार्केट में है, और सर ने कहा मरेगा नहीं, मर जाओ, केस हो जाए मुझ पे, तो ध्यान देना, सिर्फ सुनने का, करने का नहीं। चलिए स्टार्ट करेंगे। माउथ, फर्स्ट हेडिंग है आपका माउथ। यहाँ तक तो इजी है ना? माउथ यानी कि मुख। बहुत ध्यान सुनना बेटा, माउथ में क्या क्या इंक्लूड किया गया है वो जानिए आप। एनसीईआरटी कह रहा है इसमें हम लोग पढ़ेंगे टीथ, मतलब दांत। इसमें पढ़ेंगे सिलाइवा यानी कि लार। इसमें पढ़ेंगे टंग यानी कि जीभ, जिह्वा, है ना। ओके, तो टीथ में एनसीईआरटी इसका डायग्राम बता रहा है। सबसे पहले इसका संरचना लिख रहा है कि 1/3 से बाहर होता है। ध्यान रखना, 1/3 हिस्सा, 1/3 यानी कि 33% ही बाहर होता है और 2/3 हमेशा एम्बेडेड होता है। एम्बेडेड मतलब धसा होता है नीचे। ये गम्स है, ये क्या है? गम्स। गम्स मतलब मसूड़ा। ओके, इसमें अंदर रूट भी होती है ऐसे। ओके, इसके ऊपर के हिस्से को बोलते हैं हम लोग इनेमल। व्हाइट कलर का जो आपके टीथ सफेद है ना, उसका रीजन है इनेमल। ये मैं ब्लैक कलर से बना दिया, ब्लैक किसी के टीथ नहीं होंगे। इनेमल सबसे मजबूत है, इनेमल सबसे मजबूत पार्ट है। ये आग में भी बड़े मुश्किल से जलता है, बहुत हैवी टेम्परेचर चाहिए तब ये जलेगा। ओके ना, जैसे कि कोई स्विच मर जाता है उसको जलाते, कहते हैं ना दादाजी की अस्थियां। अस्थियां मोटी हड्डियां और ये दांत होते हैं। बस हैवी टेम्परेचर मिलके ज्यादा इधर डाल दिया तो दादाजी उबल गए। ऐसे नहीं कहना चाहिए, दादाजी काहे मरे सबके, परदादा के दादा, ठीक है। अगर कोई ना मरे सब ठीक है। इधर समझ आ गया ना। एनसीईआरटी कह रहा ऊपर के हिस्से को कहा जाता है क्राउन। क्या कहेंगे? क्राउन। इसे कहेंगे आप रूट, सॉरी NECK, नेक, और इसे कहा जाता है रूट। तो आपको याद रखना है, कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि टीथ के कितने हिस्से है। हिस्सा बोले तो पार्ट, टीथ, क्राउन, नेक एंड रूट। क्राउन ही बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में।